Hello everyone. This video is specially for the students of class 8th. In this video, I am going to discuss 80 important results which are from all the chapters of class 8th book of DAV CAE. And once you remember all these results, all these formulae, it will be very easy for you to solve the questions in the exam. So let's start doing. First of all, trapezium. You know trapezium is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. So here AB is parallel to DC. So area of trapezium, this is the vertical height between the two parallel sides, that is denoted by H. So area of trapezium is 1 by 2 into sum of the parallel sides into altitude. You can write height also here. So 1 by 2, A and B are the two parallel sides as are shown in the figure, and this is height. So this is the formula of area of trapezium. Now total surface area of cuboid. So it is 2 into LB plus BH plus HL. So total surface area of cuboid, when you are to find, suppose you are to apply some paper on all the sides of some book. You are to cover the brick from all the sides. Then we find total surface area. Then lateral surface area of cuboid. It is 2 into L plus B into H. ये जो 2 इंटू एल प्लस बी इसे पेरीमीटर भी बोल दिया जाता है, तो पेरीमीटर इंटू हाइट भी बोल सकते हैं. और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला कब लगता है? मान लो एक आपकी बुक में क्वेश्चन है स्विमिंग पूल वाला, जिसमें आपने स्विमिंग पूल के चारों दीवारों पर और उसके फर्श के ऊपर जो है वो टाइल्स लगवानी है. तो एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, अगर मान लो फर्श को छोड़ दिया जाए, ओनली 4 वॉल्स की बात की जाए, तो ये है 4 वॉल्स का एरिया. राइट, जैसे 4 दीवारों को आपने पेंट करवाना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा. और मान लो फिर आपने स्विमिंग पूल का जो है वो फर्श भी लेना है, तो इसमें प्लस एल इंटू बी कर देंगे. राइट, फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूब है चारों तरफ, उसके मान लो आपने कोई पेपर लगाना है, दैट इज 6 इंटू एज स्क्वेयर. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब की सिर्फ चारों दीवारों के ऊपर कोई पेपर लगाना है, 4 इंटू एज स्क्वेयर. अगर आप 6 इंटू साइड स्क्वेयर इसके लिए लिख देते हो वो भी ठीक है, 4 इंटू साइड स्क्वेयर वो भी ठीक है. अब आती है बारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की. जैसे आपके पास कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसके बीच में आपने मान लो सैंड या कोई मटेरियल भरना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज एल इंटू बी इंटू एच. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके बीच में कोई मटेरियल भरना है, तो दैट इज एज का होल क्यूब और साइड होल क्यूब. दिस इज अ सिलेंडर, इसमें 2 सर्कुलर बेस और टॉप है. ये दिस इज द हाइट, वर्टिकल हाइट, दिस इज रेडियस. तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं? 2 पाई आर एच. तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस बोलते हैं उसे, एच को हाइट बोलते हैं. So this formula is applied. Suppose you are to apply some paper on the sides of some cylindrical object, then this formula is used. Now total surface area of the cylinder means now you are to apply that paper here on the base and top also. So it is 2 pi r into r plus h. Volume of cylinder, cylinder के बीच में कोई कितना पानी या कोई सैंड या कोई और चीज आएगी, पाई आर स्क्वेयर एच. हम इसको एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी बोल देते हैं. अब मान लो कोई ऐसा सिलेंडर है जो ऊपर से या नीचे से ओपन है, किसी एक तरफ से ओपन है, तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ सिलेंडर इफ इट इज ओपन फ्रॉम टॉप और बॉटम. तो क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया में उस बेस का एरिया या टॉप का एरिया ऐड कर देंगे जो बंद था, तो ये पाई आर स्क्वेयर और साइड में 2 पाई आर एच. अब बारी आती है हॉलो सिलेंडर की. तो आपकी बुक में मेटालिक पाइप लिखा होता है, हॉलो पाइप लिखा होता है, हॉलो सिलेंडर लिखा होता है. तो ऐसा होता है हॉलो सिलेंडर, एक अंदर की तरफ इसका सरफेस है, एक बाहर की तरफ है. ये जो है वो स्मॉल आर है, इंटरनल रेडियस, और बाहर तक ले लें तो एक्सटर्नल रेडियस बोल दिया जाता है या आउटर रेडियस. दिस इज वर्टिकल हाइट, इट रिमेन्स द सेम. तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकलेगा?
आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्र एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्र एच, आप पाई एच कॉमन ले लो, आर स्क्र माइनस आर स्क्र, यहां पर ए स्क्र माइनस बी स्क्र लगाओगे तो पाई एच आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप पिछले 5-10 सालों के पेपर देखोगे डीएवी के, तो मैक्सिमम टाइम्स इस तरह का इस फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन आया है। तो आपने इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ लेना है। इसी तरह से थिकनेस कैसे निकालते हैं हॉलो सिलेंडर की, एक्सटर्नल रेडियस आउटर रेडियस में से इंटरनल रेडियस को माइनस कर दिया जाता है, यानी थिकनेस इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस आर। इफ यू आर टू फाइंड इंटरनल रेडियस इट इज एक्सटर्नल रेडियस माइनस थिकनेस। अब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो अगर मान लो क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, उसका इंटरनल रेडियस या थिकनेस दी हो साथ में और हाइट दे रखी हो, तो आप कैसे निकालोगे, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड करेंगे और ये जो दो रिंग्स बनी हुई हैं, ये एक रिंग ये एक ये, उसका एरिया ऐड करेंगे। तो 2 पाई आर एच इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। एक रिंग का एरिया जो होता है वो पाई इंटू आर स्क्र माइनस आर स्क्र होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दो रिंग्स हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत प्रोबेबल होता है एग्जाम में आना। अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, या 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला। अब आप टी की जगह स्मॉल एन भी यूज कर सकते हो, राइट। अमाउंट कैसे निकालते हैं, पी प्लस एस आई। तो इस फॉर्मूला से अगर आप पी निकालना चाहें तो ए माइनस एस आई आ जाएगा, एस आई निकालना चाहो तो ए माइनस पी आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में यूज होता है और इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। एन टाइम है, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पी इज द प्रिंसिपल। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट इज फॉर्मूला ऑफ सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे मान लो आपने अमाउंट निकाल लिया तो उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, टाइम इज गिवन, फाइंड द अमाउंट एज वेल एज सी आई। तो आपको पहले अमाउंट इस फॉर्मूला से निकाल लेना है और फिर सी आई के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। कई बार जब क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें सी आई डायरेक्ट फाइंड आउट करने को बोला गया हो, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, सी आई इज इक्वल टू पी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन माइनस 1। अब कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली या सेमी एनुअली बोला गया होता है। तो ऐसे केस में जो रेट दे रखा होता है उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आर अपॉन 2% पर हाफ ईयर। जैसे मान लो 8% आपको दे रखा था इंटरेस्ट, तो आप 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 4% पर हाफ ईयर आ जाएगा। और जो टाइम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास बोला है 9 मंथ्स, तो पहले 9 मंथ्स को ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 9 अपॉन 12 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या सिंपली आप 9 मंथ्स के 3 क्वार्टर्स 9/12 इंटू 2 करके ही आप फाइंड आउट करो। अगर एक साल बोला है तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 2, क्योंकि 6 मंथ्स का एक हाफ ईयर्स है। 1.5 ईयर बोला है तो 3 हाफ ईयर्स बनेंगे, राइट। अब इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली हो तो ऐसे केस में जो गिवन रेट है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आर अपॉन 4% पर क्वार्टर, और जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक साल में कितने क्वार्टर्स हुए, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर्स हुए, 4 क्वार्टर्स। अब ये फॉर्मूला स्क्वायर स्क्वायर रूट में यूज होता है, ए बी का होल स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर रूट सेपरेट, बी का स्क्वायर रूट सेपरेट। ए अपॉन बी का होल स्क्वायर रूट, ए का स्क्वायर रूट सेपरेट अपॉन बी का स्क्वायर रूट सेपरेट। ये फॉर्मूला क्यूब एंड क्यूब रूट के चैप्टर में यूज होता है। ए बी का होल क्यूब रूट, ए का क्यूब रूट सेपरेट, बी का क्यूब रूट सेपरेट। ए अपॉन बी का होल क्यूब रूट, ए क्यूब रूट सेपरेट, बी क्यूब रूट सेपरेट। अब एक्सपोनेंट के आगे x पावर m इंटू वाई पावर m, तो यहां पर
पावर सेम है तो बेसिस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को एक बार लिख दो। x अपॉन वाई होल पावर m, x पावर m अपॉन y पावर m। किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर इज 1। x पावर m अपॉन x पावर n, इस केस में बेसिस सेम है तो एक बार बेस लिख करके m माइनस n कर दो। x power m into x power n, here bases are same once you have written x and powers are added because they are in multiply। अब डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन में, जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें स्पीड जब किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपने उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो, जो आपको स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहां से आया 5/18? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो अगर आप 1000/3600 की कटिंग करो तो ये आता है। तो आपको जो वैल्यू, जैसे ये 90 किलोमीटर पर आवर दी है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन गया, 25 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड की वैल्यू को आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप 3600/1000 की कटिंग करोगे तो ये आएगा। तो जो भी गिवन वैल्यू है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जैसे 40 मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो 144 किलोमीटर पर आवर आ गया। नाउ डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन की बात करें तो x और y मान लो दो क्वांटिटीज हैं विच वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। तो आप क्या करते हैं, x अपॉन वाई इज इक्वल टू k, मतलब उनकी रेशो लेते हैं। फिर अगर x और y इनवर्स वेरिएशन में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इट इज इक्वल टू कांस्टेंट k। अब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे आ जाते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस, मतलब जिस रेट के ऊपर आपने कोई चीज बेची, वो सीपी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। तो आप यहां से एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट, और इसी फॉर्मूले से सीपी कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। अगर सीपी मान लो एसपी से ज्यादा हो जाए तो लॉस होगा, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इफ यू वांट टू कैलकुलेट एसपी इट इज सीपी माइनस लॉस। अगर सीपी निकालना है तो एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। मतलब ये दो फॉर्मूले जो हैं वो इसी से निकलते हैं। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, जब आपके पास सीपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखी हो, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला एसपी का, जब आपके पास सीपी और लॉस परसेंट दे रखी हो, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, सिर्फ एक साइन की चेंज है। देखो, अब कॉस्ट प्राइस निकालना जब आपके पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। सीपी निकालना जब आपके पास एसपी और लॉस परसेंट दे रखा हो, एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। यहां भी सिर्फ एक साइन की चेंज है। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना जब प्रॉफिट और सीपी हो, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब मार्क्ड प्राइस डायरेक्ट कैलकुलेट करना जब आपके पास किसी चीज का सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद करना है, एसपी इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। फिर सेलिंग प्राइस डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला जब आपको एमपी और डिस्काउंट परसेंट दे रखा हो, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर से बड़ी बार इसके ऊपर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का होल स्क्वायर के बीच में। तो आपने क्या करना होता है, पहले वाले बेस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, 2n। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूं कि 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो आपने पहले वाले बेस 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर होगा 20। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बुक्स में कई बार a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा होता है, जैसे मर्जी यूज करो आप।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आप इन तीनों में से 2 कॉमन लोगे, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब जब पॉलिनोमियल के क्वेश्चन करते हैं और चेक आता है तो कई बार आपको फॉर्मूला नहीं याद आता, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना जो आप 4th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। ऐसा कई बार आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, तो इसी में जैसे पूछा जाए व्हाट इज डिग्री ऑफ 7 तो भी 0 बोलोगे, व्हाट इज डिग्री ऑफ √5 तो भी 0 बोलोगे, व्हाट इज डिग्री ऑफ -7 तो भी 0 बोलोगे, क्योंकि सारे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है यहां से कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, अगर उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है और जिसकी साइडें n है, तो फॉर्मूला क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पेंटागन पूछा गया क्वेश्चन पेपर में। मान लो कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, तो पेंटागन में आपको पहले तो पता होना चाहिए 5 साइड्स होती हैं, तो 5 - 2 इंटू 180 करोगे तो कितना बना? 3 इंटू 180 यानी 540 डिग्री। तो वो ऑप्शन टिक कर देनी है जहां 540 होगा। अगर मान लो कुछ पूछ लिया जाए कि ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कैसे निकालोगे, तो सम का फॉर्मूला लगाकर उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। जैसे यहां पेंटागन में आपने 540 निकाला, तो 540 को 5 से डिवाइड करोगे 108 डिग्री आएगा। तो दोनों ही फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हाउ मच डिग्री? 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। अब ये क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अच्छे से समझ लो। ये एक ट्रेपीजियम है, तो मैंने आपको पहले ही बताया ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल। तो अगर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और इस एंगल का सम 180 होगा, को इंटीरियर है। इसका और इसका भी सम 180 होगा, को इंटीरियर है, राइट। ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज है कि ये और ये पैरेलल होंगे, ये और ये इक्वल भी होंगे, दिस एंड दिस विल बी पैरेलल एज वेल एज इक्वल। तो हमने क्या बोला? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर हमने डायगोनल्स की बात करनी है, तो उसने ये नहीं बोला कि डायगोनल्स इक्वल हैं पैरेललोग्राम के, हाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट जरूर करते हैं, यानी OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD होगा, राइट। और एंगल्स ऑपोजिट वाले इक्वल है, जैसे A और C इक्वल है, B और D इक्वल है। फिर आता है रोम्बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम in which one pair of adjacent sides is equal। तो ये और ये इक्वल हो गया, फिर ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल, और सारे इक्वल हो जाएंगी साइड्स। मतलब रोम्बस जैसे स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, पेरीमीटर का 4 इंटू साइड, रोम्बस का भी वही फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो इसमें जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में यूज होती है। और ये एंगल AOB, BOC, COD, DOA ये सब 90 डिग्री होंगे। बाकी ABCD इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, BCAD इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। हाँ, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, AC इज नॉट इक्वल टू BD। फिर बारी आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में भी एक पैरेललोग्राम है, तो यानी AB और DC पैरेलल और इक्वल होंगे, BC और AD भी पैरेलल एंड इक्वल होंगे। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं,
ए सी और बी डी जो है वो इक्वल है, राइट। ए सी एंड बी डी आर इक्वल, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट, जो डायगोनल्स आर इक्वल ऑल्सो। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ऑल्सो, यानी ओ ए इक्वल टू, यहां ओ है, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। So diagonals are equal as well as they bisect also. Then comes square. तो स्क्वायर में चारों ही साइड्स इक्वल होंगी, चारों ही एंगल 90 के होंगे, इसमें भी चारों एंगल 90 के होंगे रेक्टेंगल में, एंगल ए बी सी डी। फिर ये डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, राइट। देन opposite sides are parallel and equal also as it is in parallelogram, all the sides are equal, और ये जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, डी ओ ए, ऑल आर 90 डिग्री। नाउ अबाउट पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस में आप काफी टाइम से करते आ रहे हो इसके क्वेश्चंस। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो कितने एंगल्स बनते हैं, 8 एंगल्स। तो इसमें 3, 4, 5, 6 जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। 3 इस तरफ है और 5 इस तरफ है, तो 3 और 5 जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर है, 4 और 6 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, राइट। तो ये इक्वल होंगे जब लाइनें पैरेलल होती हैं ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, 1 और 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है यानी इक्वल होंगे, 2 और 8 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है यानी इक्वल होंगे, राइट। तो कितने पेयर हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर के, 2। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के भी कितने हुए, 2। अब बारी करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, 4 पेयर होते हैं उसमें, तो कॉरस्पॉन्डिंग एक ही तरफ बनेंगे। जैसे 1 आउटर, इनर इज 5, तो एंगल 1 और 5 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग है। और इस तरफ बात करें तो 2 और 6, यानी एक बाहर का एंगल, एक अंदर का एंगल, एक अंदर का एंगल, एक बाहर का एंगल। सो 1 5 कॉरस्पॉन्डिंग, 4 8 कॉरस्पॉन्डिंग, 2 6 कॉरस्पॉन्डिंग, 3 7 कॉरस्पॉन्डिंग। अब बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर का सम 180 होता है, जैसे 1 और 2 जो है वो लीनियर पेयर है तो इनका सम 180 होगा, 3 और 4 लीनियर पेयर है, इनका सम भी 180 होगा, राइट। तो इस तरह से इसमें जितने भी लीनियर पेयर बनेंगे सबके सम क्या होंगे, 180 डिग्री। अब इसमें एक और है को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या है, देखो, जैसे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे 4 और 5 है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, राइट। इसी तरह से 3 और 6 भी को इंटीरियर एंगल है, इनका सम भी 180, यानी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, ग्राफ जिसे बोलते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0। ओरिजिन क्या है, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करते हैं। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0। कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, y। द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या बोला जाएगा, उसको एब्सिसा या फिर x कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से क्या बोला जाएगा, ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। द पॉइंट एट विच x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। फिर जैसे ये पॉइंट मैंने लिया, P हैज कोऑर्डिनेट 2, 3, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से क्या होगा, तो मैंने आपको डेफिनेशन दी अभी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो यहां पर क्या है, ऑर्डिनेट 3। अब जैसे ये 2 पॉइंट दिए P और Q, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए और पूछा एब्सिसा ऑफ P में से ऑर्डिनेट ऑफ Q माइनस करो, तो P का एब्सिसा क्या है, 2, और ऑर्डिनेट ऑफ Q क्या है, -5।
राइट। तो यहां पर एब्सिसा ऑफ पी, ये मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं, एब्सिसा ऑफ पी इज 2 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज -5, तो ये बनेगा 2 + 5 एंड द आंसर विल बी 7। एब्सिसा ऑफ पी इज 2 एंड ऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज -5, सो 2 माइनस इंटू माइनस बन गया प्लस, दैट इज 7, राइट। नाउ स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। रेंज क्या होता है, जो आपको हाईएस्ट वैल्यू दी होती है उसमें से लोएस्ट वैल्यू, जैसे एक बच्चों के टेस्ट लिया गया क्लास में और 50 में से उनके मार्क्स आए, तो मान लो हाईएस्ट मार्क्स एक बच्चे के 49 आए थे और लोएस्ट जो है वो 7 आए थे, तो 49 में से 7 माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो वो क्या होगी, रेंज। फिर है क्लास मार्क। तो कोई भी क्लास इंटरवल है उसका क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे आपके पास 10 to 20 क्लास इंटरवल है, तो आप 10 + 20/2 कर दोगे। फिर आता है क्लास साइज या क्लास विड्थ या सिंपली विड्थ ऑफ द क्लास। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी, जैसे आपके पास क्लास इंटरवल है 50-70, तो 70 - 50 करेंगे 20 आ जाएगा। फिर बारी आती है प्रोबेबिलिटी चैप्टर की। प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछा होता है इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। मान लो कहीं आंसर लिखा है 2.59, तो वो पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि वो 1 से ज्यादा होगी। हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में आती है। हाँ, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, राइट। फिर एक डाई को एक बार थ्रो करें तो कितनी आउटकम्स आती हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक सिंगल कॉइन को टॉस किया तो कितनी आउटकम्स होंगी, 2 ओनली, हेड एंड टेल। अगर 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया तो 4 आउटकम्स होती हैं, HH, HT, TH और TT। अगर 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया गया तो कितनी आउटकम्स होंगी, 8। HHH, HTT, HTH, HHT, TTH, THH, HTT, TTT। अब प्लेइंग कार्ड्स आपने देखे हैं, उसमें टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। फेस कार्ड्स होते हैं उसमें 12 और नॉन फेस कार्ड्स होते हैं 40। ज्यादातर पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो 12/52 करना है। हाँ, याद रखना है प्रोबेबिलिटी में कैंसिलेशन जरूर करनी है अगर होती हो तो, राइट। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सम इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग सम इवेंट इज इक्वल टू 1। जैसे मान लो किसी ने बोला कि एक बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने बॉल को हिट नहीं किया, तो आप 1 में से 0.02 को माइनस कर दोगे, राइट। अब इस वीडियो में मैंने 80 मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिए हैं पूरी ही बुक के। इन कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर मैंने कई क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर आपको उनकी वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो। कोई भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम आती है स्पेशली ऑफ 8th स्टैंडर्ड DAV बुक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किया ही है, तो वहां पर आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो और साथ में बाय इजी मैथ्स विद विकास डोरा, तो आपके पास वो उसकी जो सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, इसको आप प्लीज शेयर करो अपना एक्सपीरियंस इन द कमेंट बॉक्स, और आपको किस टॉपिक के किस तरह के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्यूचर में चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो, सो दैट आई मे पोस्ट दोज क्वेश्चंस। बट how can you get the information that I have posted some new video, when you will subscribe the channel and keep the notification on. So do subscribe the channel and keep the notification on. I will come up with more videos of important questions of class 8th. Thank you.